अपनी शादी की बात सुनकर दिव्या फफक फफक रोने लगी और कहने लगी, क्या एक बार मेरी जिंदगी बर्बाद करके आप सबको तसल्ली नहीं हुई? जो फिर से अरे छोड़ दो मुझे, मेरे हाल पर जाओ, निकलो मेरे कमरे से, कहकर उसने अपने पास पड़े कुशन को दीवार पर दे मारा। नूतन आंखों में आंसू लिए कुछ ना बोल पाई और कमरे से बाहर आ गई। आखिर उसकी इस हालत के जिम्मेदार तो वही थे। बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ एक लड़के वालों की हैसियत देखकर उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को हैवान के संग बांध दिया। जरा एक बार दिव्या से यह पूछ लेते कि उसके दिल में कहीं कोई बसा तो नहीं है। दिव्या अक्षत से प्यार करती है, लेकिन उसके माता पिता यह बात जानना ही नहीं चाहते थे। अक्षत और दिव्या एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। जब कभी अक्षत दिव्या के संग दिख जाता, नूतन उसे ऐसे घूर कर देखती कि बेचारा सहम जाता था। कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई बताने की क्या दिव्या से प्यार करता है, पर मन ही मन दिव्या की माला जपता रहता था और दिव्या भी उसी के सपने देखती रहती थी। नीलेश अच्छा लड़का तो है ही, उसकी हैसियत भी हमसे ऊपर है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा, वरना क्या उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी है? इस दुनिया में दिव्या के पिता मनोहर ने उसे समझाते हुए कहा, पर एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि दिव्या इस शादी के लिए तैयार भी है या नहीं। माँ बाप की मर्जी और समाज में उनकी नाक ऊंची रहे, यह सोचकर भारी मन से दिव्या ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वह कभी नहीं चाहेगी कि उसके कारण उसके माता पिता दुखी हो। कहने को तो लड़के वाले बहुत पैसे वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंह मांगा दहेज पाया। अब हमारी एक ही तो बेटी है, हमारे बाद जो भी है सब उसी का है, तो फिर क्या हर्ज है? अभी बता दे या बाद में, यह सोचकर मनोहर और नूतन उनकी हर डिमांड पूरी करते रहे, पर उनमें तो संतोष नाम की चीज ही नहीं थी। अपने नाते रिश्तेदार को वे यह कहकर अघाते नहीं थे कि उनकी बेटी इतने बड़े घर में ब्याह रही है। लोग भी सुनकर कहते कि भाई मनोहर ने तो इतने बड़े घर में अपनी बेटी ब्याह कर गंगा नहा ली। दिल पर पत्थर रखकर दिव्या भी अपने प्यार को भुलाकर ससुराल चल पड़ी। विदाई के वक्त उसने देखा एक कोने में खड़ा अक्षत अपने आंसू पोंछ रहा था। ससुराल पहुंचने पर नववधू का स्वागत हुआ। छुई मुई से घूंघट काढ़े हर दुल्हन की तरह वह भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। वह आया तो दिव्या का दिल धड़का और फिर संभला भी, लेकिन जरा सोचिए क्या बीती होगी उस लड़की पर जिसकी सुहागरात पर उसका पति यह बोले कि वह उसके साथ संबंध बनाने में सक्षम नहीं है और वह इस बात के लिए उसे माफ कर दे। सुनकर दंग रह गया। दिव्या का कलेजा आखिर क्या बीती होगी उसके दिल पर जब उसे पता चला कि उसका पति नामर्द है और धोखे में रखकर उसने ब्याह कर लिया है। पर क्यों जानबूझकर उसके साथ ऐसा क्यों किया गया? क्यों उसके परिवार वालों को धोखे में रखा गया? यह सवाल जो उसने अपने पति से पूछे तो बिना कोई जवाब देकर वह कमरे से बाहर चला गया। यही सब सोचते सोचते उसकी पूरी रात कट गई। सुहागरात एक काली रात बनकर रह गई। सुबह नहा धोकर जब उसने बड़ों को प्रणाम किया और जो भी बाकी रस्में थी उसे निभाया, उसने सोचा रात वाली बात अपनी सास को बताया और पूछा कि क्यों उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन उसकी जुबान नहीं खुली। यह कहने को कुछ नहीं समझ आ रहा था। करें तो क्या करें, क्योंकि रिसेप्शन पर भी सब लोगों के सामने नीलेश उसके साथ ऐसे भी हेल्प कर रहा था जैसे उनकी सुहागरात बहुत मजेदार रही। हंसकर वह अपने दोस्तों को कुछ बता रहा था और वह चटकारे ले लेकर सुन रहे थे। दिव्या समझ गई कि शायद उसके घर वालों को नीलेश के बारे में कुछ पता ना हो। उन सबको भी उसने धोखे में रखा हुआ होगा। एक फेरे के बाद जब मनोहर उसे लिवाने आए और पूछने पर कि वह अपनी ससुराल में खुश है, दिव्या खून का घूंट पीकर रह गई। फिर उसने वही जवाब दिया जिससे मनोहर और नूतन को तसल्ली हो। एक अच्छे पति की तरह नीलेश उसके मायके से लिवा भी लाया। पूरे सम्मान के साथ उसने अपने सास ससुर के पांव छुए और कहा कि वे दिव्या की बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि अब वह उनकी जिम्मेदारी है। धन्य हो गए मनोहर और नूतन संस्कारी दामाद पाकर, लेकिन उन्हें क्या पता कि सच्चाई क्या है। वह तो बस दिव्या ही जानती थी और अंदर ही अंदर जल रही थी।
दिव्या को अपनी ससुराल आए हफ्ते भर से ऊपर का समय हो चुका था, पर इतने दिनों में एक बार भी नीलेश ना तो उसके करीब आया और ना ही प्यार के दो बोल बोले। हैरान थी वह कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और वह चुपचाप क्यों है, बता क्यों नहीं देती सबको कि नीलेश ने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन किससे कहें और क्या कहे सोचकर वह चुप हो जाती। एक दिन नींद में ही दिव्या को लगा कि उसके पीछे कोई सोया है। शायद नीलेश है, उसे लगा, लेकिन जिस तरीके से वह इंसान उसके शरीर पर अपना हाथ फिरा रहा था, उसे शंका हुई। जब उसने लाइट जलाकर देखा तो स्तब्ध रह गई, क्योंकि वहाँ नीलेश नहीं बल्कि उसे तो दिव्या आजाद हो गई, लेकिन एक अवसाद से घिर गई। जिंदगी पर से उसका विश्वास उठ गया। पूरा दिन बस अंधेरे कमरे में पड़ी रहती, ना कुछ ठीक से खाते और ना पीती, किसी से मिलती जुलती नहीं। उसके माँ बाप बेटी की हालत का दोषी भी खुद को ही मानने लगे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। जो दिव्या पहले की तरह हंसने खिलखिलाने लगे। एक दिन उसके कमरे में माँ ने लाइट ऑन की और दिव्या से कहा, दिव्या बेटा देखो कौन आया है। हमेशा अंधेरे में रहने और एकाएक लाइट आंखों पर पड़ने के कारण उसे सही से कुछ नहीं दिख रहा था, पर जब उसने गौर से देखा तो देखती रह गई। अक्षत अचानक से उसके मुंह से निकला। नूतन और मनोहर जानते थे कि दिव्या और अक्षत एक दूसरे से प्यार करते थे, पर कह नहीं पाए। शायद उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया और यह खुद ही उसकी जिंदगी का फैसला कर बैठे। लेकिन अब अक्षत ही उनकी बेटी के होठों पर मुस्कान ला सकता था। वही है जो जिंदगी भर दिव्या का साथ निभा सकता था। ये सोचकर उन्होंने अक्षत को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। बहुत सब चाहत के बाद अक्षत ने पूछा, कैसे हो दिव्या, मगर उसने जवाब नहीं दिया। उसे लगता है मुझे भूल गई। अरे मैं अक्षत हूँ। अक्षत। जब याद आया उसने उसे हंसाने के इरादे से कहा, पर फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। दिव्या की ऐसी हालत देखकर अक्षत की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, आखिर तुम्हारी क्या गलती है दिव्या, जो तुमने अपने आप को इस काल कोठरी में बंद कर रखा है। ऐसा करके क्या तुम खुद को सजा दे रही हो? क्या अंधेरे में बैठने से तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, या जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसे सजा मिल जाएगी? बोलो तो मैं क्या करूं? अक्षत क्या करूं? मैंने तो वही किया ना जो मेरे मम्मी पापा ने चाहा। फिर क्या मिला मुझे? अपने आंसू पोंछते हुए दिव्या कहने लगी। उसकी बातें सुनकर नूतन भी फफक फफक कर रोने लगी। दिव्या का हाथ अपनी दोनों हथेलियों में दबाकर अक्षत कहने लगा, ठीक है कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम उन गलतियों को लेकर अपने जीवन को नरक बनाते रहे। जिंदगी हमसे यही चाहती है कि हम अपने उजाले खुद तय करें और उन पर यकीन रखें। अवसाद और तनाव के अंधेरों को हटाकर जीवन को खुशियों के उजाले से भरना कोई कठिन काम नहीं, बशर्ते हम में बीती बातों को भूलने की क्षमता हो। दिव्या, एक डर आ गया है तुम्हारे अंदर, उस डर को तुम्हें बाहर निकालना होगा। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीती होगी। अरे उन्होंने तो तुम्हारा भला ही चाहा था ना। अपने लिए, अपने माता पिता के लिए तुम्हें इस अंधेरे गर्त से निकलना ही होगा। दिव्या पर अक्षत की बातों का कुछ कुछ असर होने लगा था। दिव्या पर हम अपनी खुशियाँ, अपनी पहचान, अपना सम्मान दूसरों से मांगते हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, क्योंकि हमें अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। अपनी आंखें खोल कर देखो गौर से, तुम्हारे सामने तुम्हारी मंजिल है। अक्षत की बातों ने उसे नजर उठाकर देखने पर मजबूर किया, जैसे वह कह रहा हूँ कि दिव्या, आज भी मैं उसी राह पर खड़ा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, या तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। बस तुम्हारी हाँ की देर है दिव्या, फिर देखो कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। अक्षत के सीने से लगकर दिव्या बिलक बिलक कर रो पड़ी, जैसे सालों का गुब्बारा निकल रहा हो उसकी आंखों से बहकर। अच्छा तूने अभी उसे रोने दिया, ताकि उसके सारे दुख दर्द उन आंसुओं के सहारे बाहर निकल जाएं और वह अपने डरावने अतीत से बाहर निकल सके। बाहर खड़े मनोहर और नूतन की आंखों से भी अविरल आंसू बहे जा रहे थे, पर आज आंसू खुशी के थे। तो का पिता था जो आधे कपड़ों में उसके बेड पर पड़ा उसे गंदी नजरों से घूर रहा था। आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं?
पिताजी कहकर वह अपने कपड़े ठीक करने लगी। लेकिन जरा उसका ढीठपन तो देखो, उसने दिव्या को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। दिव्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, उसका ससुर उसके ही साथ। मैं आपकी बहू हूँ, फिर आप मेरे साथ। वह डर के मारे हक लाते हुए बोली। यहू ठहाके मार कर हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें मुझसे ही वारिश पैदा करना है, और इसीलिए ही तो हम तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। सुनकर दिव्या को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला शीशा डाल दिया हो। वह कहने लगे, या कैसी पागलों की जैसे बातें कर रहे हो, क्या आपने शर्महिया बेच खाई है? पर वह कहाँ कुछ सुनने समझने वाला था। फिर उसने दिव्या के ऊपर झपट्टा मारा, लेकिन उसने अपने आप को उस दरिंदे से बचाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, सामने से नीलेश और उसकी माँ खड़े मिले। वह अपनी सास से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी कि कैसे उसके ससुर उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं। उसे बचा ले, बहुत हो चुका या चूहे बिल्ली का खेल। कान खोलकर सुन लो तुम कि यह जो सब हो रहा है ना, यह सब हमारी मर्जी से हो रहा है और हम तुम्हें इसी वास्ते इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। ज्यादा फड़फड़ा मत और जो हो रहा है होने दो। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर दिव्या का दिमाग घूम गया। उसे लगा वह बेहोश होकर गिर पड़ेगी। फिर अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, तो आपको भी पता है कि आपका बेटा, हाँ, और इसीलिए तुम जैसी साधारण लड़की को हम इस घर में ब्याह कर लाए हैं, वरना लड़कियों की यहाँ कमी नहीं थी हमारे बेटे के लिए। पर मैं ही क्यों, यह बात हमें बताई क्यों नहीं गई? क्यों धोखे में रखा आप सबने? बताइए बताइए। चीखती हुई दिव्या कहने लगी, आप लोगों को क्या लगता है मैं यहाँ सब चुपचाप सहती रहूंगी? नहीं बताऊंगी, तुम सबकी असलियत सबको बताऊंगी। क्या क्या असलियत बताएगी कि अपने बाप को जो दिल का मरीज है। सोच, अगर तेरे बाप को कुछ हो गया फिर तेरी माँ का क्या होगा, कहाँ जाएगी? दुनिया को तो हम बताएंगे कि कैसे आते ही तुमने घर के मर्दों पर डोरे डालने शुरू कर दिए, और जब चोरी पकड़ी गई तो उल्टे हम पर ही दोष मढ़ रही है। दिव्या के बाल खींचते हुए नीलेश कहने लगा, तुमने क्या सोचा कि तू मुझे पसंद आ गई थी, इसलिए हमने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया था। देख करना तो वही पड़ेगा जो हम चाहेंगे, वरना बात अधूरी छोड़कर उसने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। पूरी रात दिव्या बालकनी में रोते रोते बिलाई। सुबह फिर उसके साथ कहने लगी, देखो यह जो हो रहा है होने दो, क्या फर्क पड़ता है कि तुम किससे रिश्ता बना रही हो और किससे नहीं। आखिर हम तो तुम्हें वारिस जनने के लिए इस घर में बहू बनाकर लाए हैं ना। इस पर और घर के लोगों से घृणा होने लगी थी। दिव्या को अब बस उसका एक ही सहारा था। उसके पास उसके ननद और नंदोई अब वही थे जो उसे इस नर्क से आजाद करा सकते थे। लेकिन जब उनके मुंह से भी उसने वही बातें सुनी तो उसके होश उड़ गए। वह समझ गई थी कि शादी एक साजिश के तहत हुई। 3 महीने हो चुके थे उसकी शादी को। 3 महीने में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब दिव्या ने आंसू ना बहाए हो। उसका ससुर जिस तरह से उसे गिद्ध दृष्टि से देखता था, वह सिरह उठती। किसी तरह वह अपने आप को उस दरिंदे से बचाए थी। इस बीच जब भी मनोहर अपनी बेटी को लिवाने आते तो ये लोग उसे यह कहकर जाने से रोक देते कि अब उसके बिना यह घर नहीं चल सकता। उनके कहने का मतलब था कि वे लोग दिव्या से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उसे कहीं जाने नहीं देना चाहते। मन ही मन खुशी से झूम उठले मनोहर यह सोचकर कि उनकी बेटी का उस घर में कितना सम्मान हो रहा है। लेकिन असलियत से वाकिफ नाते उनकी बेटी के साथ इस घर में क्या क्या हो रहा है। दिव्या भी अपने पिता के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह चुप थी। लेकिन उस रात तो हद तब हो गई जब उसके ससुर के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया। वह चिल्लाती रही पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। क्या करती बेचारी, उठाकर फूलदान उस दरिंदे के सिर पर दे मारा, और जब उसके चिल्लाने की आवाज से भी सब कमरे में आए तो वह उसकी नजर से बचकर घर से भाग निकली। अपनी बेटी को यूं अचानक अकेले और बदहवास अवस्था में देखकर मनोहर और नूतन के होश उड़ गए। फिर जब उसने पूरी बात बताई तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई।
आनन फानन में वे अपनी बेटी की ससुराल पहुंच गए। जब उन्होंने उनसे अपनी बेटी के जुल्मों का हिसाब मांगा और कहा कि उन्होंने क्यों धोखे में रखा, तो वह उल्टे कहने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने ही अपनी पागल बेटी को उनके बेटे के पल्ले बांध दिया। धोखा तो उनके साथ हुआ। अच्छा तो फिर ठीक है, आप अपने बेटे की जांच कराएं कि वह नपुंसक है या नहीं, और मैं भी अपनी बेटी की दिमागी जांच करवाता हूँ। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम लोग क्या समझ रहे हैं कि हम चुप बैठ जाएंगे? नहीं, इस भ्रम में मत रहना। तुम सब ने अब तक मेरी शालीनता देखी है, पर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुम लोग गलत हुए तो चाहे दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालत तक क्यों ना जाना पड़े, तुम सबको जेल तो होगी ही। लेकिन तुम्हारे बाप को अगर मैंने फांसी ना दिलवाई तो मेरा भी नाम मनोहर नहीं। मनोहर की बातें सुनकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि झूठे और गुनाहगार तो वे लोग थे ही, आठ दिन में ही तारे नजर आने लगे हैं। उन्हें क्या सोच रहे हो, रोको उसे। अगर वह पुलिस में चला गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। और मुझे फांसी पर नहीं चढ़ना, अपना पसीना पूछते हुए नीलेश के पिता ने कहा। उन लोगों को लगने लगा कि अगर यह बात पुलिस तक पहुंच गई तो इज्जत तो जाएगी ही, उनका जीवन भी नहीं बचेगा। बहुत गिड़गिड़ा आने पर कि वह जो चाहे ले ले, उनसे जितनी मर्जी थप्पड़ मार ले, पर पुलिस में ना जाएं। कहीं पुलिस कानून के चक्कर में उनकी बेटी का भविष्य और ना बिगड़ जाए। यह सोचकर मनोहर को भी यही सही लगा। लेकिन उन्होंने उन सबके सामने यह शर्त रखी कि नीलेश दिव्या को जल्दी से जल्दी तलाक दे दे और उसे आजाद कर दे। बिना किसी शर्त के नीलेश ने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए। पहली सुनवाई में ही फैसला हो गया। वहां